अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको छोटी छोटी बीमारियों का या छोटी छोटी चेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉमन होती है। तकरीबन हर एक को प्रेगनेंसी के दौरान इन सारी बीमारियों को सामना करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो इनमें से चंद बीमारियां या चंद मसाइल का सामना करती हैं। तो वो कौन कौन से मसाइल हैं, उन पे हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पे हम ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, वो मैं आपको बता दूंगी, आप वहां से देख सकती हैं। लेकिन इस वक्त जिन पॉइंट्स पे मैं बात करूंगी उनमें दर्जा हरारत में इजाफा, थकावट का एहसास, हाथों पाँव में सूजन हो जाना, पाँव के तलवे गर्म महसूस होना, नाक से खून आना, टांगों की फूली हुई रगें, बार बार पेशाब की हाजत और पसीना, बदहजमी और मैदे की जलन, खून की कमी, बवासीर और वजीना से निकलने वाला सफ़ेद मादा और उसमें क्या इन्फेक्शन हो सकता है उसका, और इन इन्फेक्शन की इलामात क्या होती हैं, ये सब हम बात करेंगे। इसके साथ साथ टांगों में बेचैनी और वजीना से खून आना, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि कमर दर्द, कब्ज, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और सर दर्द से रिलेटेड ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है। ये भी आम मसाइल है जो कि पूरी प्रेगनेंसी में अमूमन होते हैं। इससे रिलेटेड हमारी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से देख सकती हैं। तो अभी मैं बाकी टॉपिक्स को कवर करती हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए मैंने 1000 लाइक रखे हैं, अगर आप कर देंगी तो बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करें, कमेंट करें अगर आपका इससे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगरचे हमल कुदरती अमर है, लेकिन ये माँ के लिए आजमाइश की तरह है। हमल के दौरान में औरत के जिस्म को कई तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है। जिस्म में मुख्तलिफ हार्मोन्स पैदा होते हैं जो इन तब्दीलियों का बाइस बनते हैं। हमल के दौरान बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये मसाइल मुकम्मल तौर पे इलाज से ख़त्म नहीं होते, क्योंकि हमल के दौरान हमने कम से कम मेडिसिन लेनी होती है, या हो सके तो कोई भी मेडिसिन ना लें। लेकिन ये मसाइल जो जिनको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये सिर्फ हमल की वजह से ही होते हैं। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद ये मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे इक़्तिदामात करके इनकी तकलीफ को कम कर सकते हैं, वही हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दर्जा हरारत में इजाफा। हमल के इब्तदाई मराहिल में बाज़ औक़ात माँ के जिस्म का दर्जा हरारत में मामूली सा इजाफा हो जाता है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। याद रखें, हमल के दौरान मामूली बीमारी मसलन नज़ले, ज़ुकाम या बुखार के लिए भी अगर आप कोई दवा खाएं तो डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो पहले आम रूटीन में जो मेडिसिन खाती थी वो आप खाती रहें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी ऐसी मेडिसिन मत खाएं, और सेल्फ मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि जैसा पहले बुखार होता था तो कोई मेडिसिन ले लेती थी। अगर आपका बुखार मामूली है, 100 तक है, तब वो आपका आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा। लेकिन तेज बुखार की सूरत में आप डॉक्टर से मशवरा करें और फिर मेडिसिन लें। थकावट का एहसास। हमल बड़ी मेहनत तलब कैफियत है, इसलिए बहुत सी ख़वातीन हमल के दौरान में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करती हैं, खास तौर पर हमल के पहले 3 और आखिरी 2 या 3 महीनों में। थकावट का इंहिसार माँ की जिस्मानी सेहत पर भी होता है। अगर इसकी जिस्मानी सेहत अच्छी है तो थकावट कम महसूस करेगी, लेकिन थकावट को कभी नज़रअंदाज मत करें। जब भी थकावट महसूस करें, थोड़ा सा आराम कर लें और कोशिश करें कि आपके पाँव का लेवल बाकी जिस्म से थोड़ा ऊपर हो। मसलन अगर आप लेटी हुई हैं तो पाँव के नीचे तकिया रख लें, और अगर कुर्सी पर बैठी हो तो पाँव स्टूल पर रख लें। थोड़े थोड़े वक्फे से रेस्ट करती रहें। अगर आपको ज़्यादा थकावट महसूस हो तो बार बार आराम कीजिए। हमल के आखिरी महीनों में, यानी लास्ट 2 महीनों में, आपको बच्चे की बोझ की वजह से, यानी पेट के बड़े होने की वजह से और पेट पे बच्चे का दबाव पड़ने की वजह से भी काफ़ी थकावट महसूस होती है। उठने बैठने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। ये एक नॉर्मल अमर है, इसके लिए आप परेशान ना हो और अपने आप को रिलैक्स रखें और साथ साथ रेस्ट भी करें। खून की कमी। हामला ख़वातीन में खून की कमी होना आम बात है। थकावट की एक बड़ी वजह खून की कमी भी है। माँ के पेट में बच्चा ज़रूरत के तमाम अज्जा माँ के जिस्म से हासिल करता है। ये तमाम अज्जा बच्चे तक खून के ज़रिए पहुँचते हैं। अगर माँ वो तमाम ज़रूरी अज्जा मुनासिब मकदार में हासिल ना करे तो इसके जिस्म में खून की कमी वाक़ हो जाती है। ये तमाम अज्जा आमतौर पर खुराक के ज़रिए पूरे नहीं होते, इसलिए बेहतर है कि आपके डॉक्टर के मशवरे से कोई मेडिसिन जिसमें विटामिन और आयरन शामिल हो वो लें,
تاکہ خون کی کمی پوری ہو سکے۔ خون کی کمی سے ریلیٹڈ ہماری آلریڈی ویڈیو ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے بتایا گیا ہے کہ کون کون سی غذا کھانی چاہیے اور خون کی کمی کو کیسے دور کرنا چاہیے۔ پٹھوں کا کھچاؤ، حمل کے دوران میں بعض دفعہ پٹھوں کا کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے شدید درد ہوتا ہے۔ کھچاؤ عام طور پر پنڈلی اور پاؤں کے پٹھوں میں پیدا ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر ہر رات کے وقت ہوتا ہے۔ اگر رات کو سونے کے دوران میں آپ کی ٹانگوں کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جائے تو فوراً کھڑی ہو جائیں یا ٹانگوں کو زور زور سے دبائیں۔ نیز روزانہ رات کو سونے سے پہلے ٹانگوں کا مساج کیجیے اور نی کیپ ملتی ہے جو کہ ایک چوڑا گول ربڑ ہوتا ہے، کسی بھی میڈیکل سٹور سے دستیاب ہے، رات کو سونے سے پہلے ٹانگوں میں پہن لیجیے۔ بدہضمی اور معدے کی جلن، بدہضمی اور معدے کی جلن حمل کے آخری دور کی عام شکایت ہے۔ بچے کے حجم میں اضافے کی وجہ سے معدے پر دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے بدہضمی اور معدے میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ٹپس بتانے لگی ہوں جو کہ آپ کی بدہضمی اور معدے کی جلن کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ ایک دفعہ مکمل کھانا کھانے کے بجائے دن کے مختلف حصوں میں وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بالکل سیدھی ہو کر بیٹھیے، اس سے معدے پر دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مسالے اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد سیر کریں اور بہت زیادہ دودھ پئیں۔ دودھ معدے کی جلن دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ کھانے پینے سے پرہیز کریں، زیادہ تکیے لگا کر سوئیے۔ آپ معدے میں جلن کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ نہیں استعمال کریں۔ اگر بہت زیادہ پرابلم ہو تب آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بار بار پیشاب کی حاجت اور پسینہ۔ حمل کے ابتدائی مراحل میں خاص طور پر پیریڈز آنے کی تاریخوں میں آپ اپنے وجینا میں بھاری پن محسوس کر سکتی ہیں۔ اس کی وجہ رحم میں خون کی نالیوں کا پھیلاؤ اور خون کی گردش میں اضافہ ہے، اس لیے آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت خاص طور پہ حمل کے آخری ماہ میں ہوتی ہے جب بچہ ماں کی پیشاب کی تھیلی پر دباؤ ڈالتا ہے۔ حمل کے دوران آپ عام دنوں کے بنسبت زیادہ پسینہ محسوس کر سکتی ہیں کیونکہ حمل کی وجہ سے آپ کے جسم کے تمام کاموں میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے روزانہ نہانا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر آپ رات کے وقت کئی بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو رات کو سونے سے پہلے پانی پینا چھوڑ دیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیشاب کے دوران میں درد یا خون کی آمیزش محسوس کریں تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیونکہ آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب آپ پیشاب کرنے کے لیے جائیے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے یعنی کہ اچھی طریقے سے فری ہو کے آئیے تاکہ آپ کو بار بار پیشاب کرنے کی حاجت محسوس۔ دوران حمل قبض کا سامنا ہو تو اس سے ریلیٹڈ ہماری آلریڈی ویڈیو موجود ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتی ہیں۔ کمر درد سے ریلیٹڈ بھی اور سر درد سے ریلیٹڈ بھی ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں سوجن۔ حمل کے دوران میں ہاتھوں اور پاؤں پر تھوڑی سی سوجن عام بات ہے کیونکہ جسم میں عام دنوں کی بنسبت زیادہ پانی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے وزن میں ہر ہفتے 500 گرام یعنی آدھا کلو سے زیادہ کا اضافہ ہو تو اس کا مطلب ہے جسم میں پانی کی مقدار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ زیادہ دیر کھڑی رہنے سے گریز کریں، آرام دہ جوتے پہنیں، پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے گرم پانی میں ڈبو کر رکھیں، جتنا ممکن ہو پاؤں کو اوپر رکھیں۔ رات کو سوتے وقت پاؤں کے نیچے تکیہ رکھیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ کے چہرے پر، آنکھوں کے ارد گرد یا پورے جسم پہ بہت زیادہ سوجن ہو تو یہ کسی خطرے کی علامت ہو سکتی ہے، اس لیے آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ تھوڑی بہت سوجن ہاتھوں اور پاؤں پہ ہلکی پھلکی سوجن تو عام بات ہے، وہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن زیادہ سوجن ہونا اور زیادہ وزن میں اضافہ ہونا خطرے کی علامت ہوتا ہے۔ بواسیر، جو بچے کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے مکت پر اس کے دباؤ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یوں مکت کے ارد گرد کی نالیوں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہاں پر درد، خارش اور بواسیر ہو سکتی ہے۔ بواسیر کی ایک بڑی وجہ قبض بھی ہے، آپ قبض سے ریلیٹڈ ہماری ویڈیو دیکھ لیجیے، لیکن یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ ریشے دار خوراک کھائیے، مثلاً گندم سے بنی ہوئی چیزیں، تازہ سبزیاں اور پھل وغیرہ۔ بہت زیادہ پانی پیئے تاکہ قبض دور ہو جائے، اور اگر بواسیر ہے تو قبض کی وجہ سے ہی بواسیر ہوتی ہے۔ برف کی ٹکور بھی کارآمد ہے۔ بواسیر کے مسے باہر کی طرف ہے تو بہتر ہے آپ اپنی انگلی پر ویزلین لگا کر اندر کی طرف دھکیل دیں کیونکہ اگر وہ باہر رہیں گے تو آپ کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنیں گے۔ ناک سے خون آنا، حمل کے دوران میں بعض خواتین کی ناک سے کبھی کبھار خون آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ نصیر ٹائپ آ رہا ہے تو ناک کو زور سے دبائیے اور سر نیچے کی طرف جھکا لیجیے۔ سر اور ناک پر ٹھنڈا پانی ڈال دیے۔ خون کی مقدار معمولی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
सिरके में रुई भिगो कर सूंघें तो नाक से खून आना बंद हो जाएगा। नसीर होना ये मामूली बात है, कभी कभी नसीर होना मामूली बात है, इसके लिए आप परेशान ना हो। अब हम बात करेंगे वजीनल डिस्चार्ज की। हमल के दौरान तमाम खवातीन को उनकी वजीना से सफेद रंग का मादा निकलता है जो बगैर बू के या हल्की सी बू का होता है। यह हैज से पहले निकलने वाले मादे की तरह होता है, लेकिन इसकी मकदार इससे ज्यादा होती है। हमल के आखिरी दिनों में लेसदार मादा निकलना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि बच्चे की पैदाइश करीब है। इस हालत में अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखें। सफाई के लिए सादा पानी इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपको ये 4 इलामात हो तो इसका मतलब है आपको कोई इन्फेक्शन है। अगर वाइट डिस्क जो आपका वेजिनल डिस्चार्ज है उसमें से गंदी बू आए या प्राइवेट पार्ट्स हैं वो सुर्ख हो जाए, इसमें खारिश हो या फिर उसमें वाइट जो डिस्चार्ज है उसका रंग मुख्तलिफ हो, तो ये कोई इन्फेक्शन की इलामत है। इसको गैर मामूली ना समझें और फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। अगर फ़र्ज़ करें आपको इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि पानी इन्फेक्शन दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप डॉक्टर की मशवरे के मुताबिक ही इसका ट्रीटमेंट करें। विजिनल ब्लीडिंग यानी प्राइवेट पार्ट से या शर्मगाह से खून का आना। हमल शुरू होने के फ़ौरन बाद हैज़ आना बंद हो जाता है। ताहम बाज़ ख़वातीन के हमल के पहले 2 माह के दौरान में माहवारी की तरीक़ों में खून के चंद कतरे निकल सकते हैं। ये नॉर्मल है, इसलिए इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमल के आखिरी अय्याम में थोड़ा सा खून निकलना बच्चे की पैदाइश की पहली निशानी हो सकता है। इसके अलावा किसी किस्म का भी खून निकलना पेचीदगी की इलामत है, लिहाजा जब भी खून निकलता हुआ देखें फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। टांगों की फूली हुई रगें। हमल के दौरान में पेट और टांगों में खून की गर्दिश तेज हो जाती है। इस खून की वापसी का अमल सुस्त होता है। खून टांगों में जमा हो जाता है। इसकी वजह से टांगों की रगें फूल जाती हैं। इसके लिए बहुत देर तक खड़ी रहने से परहेज करें। दिन में थोड़ी देर के लिए टांगे दीवार के सहारे ऊपर की जानिब रखें। सुबह बिस्तर से निकलने के बाद टांगों में नी कैप यानी गोल रबड़ पहन लीजिए, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। रात को सोने से पहले टांगों का मसाज भी करें। बार दफ़ा टांगों में बेचैनी सी महसूस होती है, क्योंकि हमल के दौरान बेशतर ख़वातीन रात को सोते वक्त टांगों में बेचैनी महसूस करती हैं। एक चौड़ी पट्टी लें जिन लंबाई में 2 से 2.5 मीटर हो, या एक दुपट्टा ले लें और इसे टांग के इर्द गिर्द इस कदर कस के बांधें कि आपको टांगों में खून रुकता हुआ महसूस हो। तकरीबन 5 मिनट बाद जब आप महसूस करें कि आपसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अपनी पट्टी खोल दें। इससे आप टांगों की बेचैनी में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी। जब भी आप टांगों में बेचैनी महसूस करें आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ साथ नी कैप पहन लीजिए, उससे भी आपकी टांगों में बेचैनी कम होगी। टांगों में बेचैनी अमूमन जिस्म में फौलाद की कमी की वजह से होती है। इससे आप डॉक्टर की मशवरे से फौलाद की कमी वाली टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपकी डॉक्टर रिकमेंड करें। और साथ साथ आप अपनी डाइट में भी मल्टी विटामिन्स को शामिल कर सकती हैं, वो भी डॉक्टर से पूछ के। लेकिन आप अपनी पूरी डाइट को इसी तरीके से मेंटेन करें कि आपको सारी डाइट में तकरीबन सभी विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट, इसके साथ साथ सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वह आपको मिलती है। डाइट कैसी होनी चाहिए इससे रिलेटेड भी हमारे वीडियो है, आप वो भी देख सकती हैं। मज़ीद भी मैं डाइट पे वीडियो बनाती रहूँगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो का फीडबैक नीचे कमेंट में दीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा, हमें अपनी